करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, कितना जनरेट करता है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक चार्ज मूव कर रहा है, वो कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यहां से देखेंगे। ठीक है, डेरिवेशंस पे हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स में डेरिवेशंस हमारे लिए मैटर नहीं करती। हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा सभी को पता है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। किसी वायर के अराउंड वो रीजन जिसमें उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आप फील कर सकते हैं, जिसमें उसका मैग्नेटिक फोर्स आप फील कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे उस रीजन को। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की। मान लीजिए बेटा एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से आप किसी पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, जो यहाँ से डिस्टेंस है r, वेक्टर पोजीशन वेक्टर बना देते हैं इस पॉइंट P का, यहाँ से r वेक्टर। इस पॉइंट पे कोई फील्ड निकालना चाहते हैं आप कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी। तो इस फील्ड का फॉर्मूला हमें पता चला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट जहां पे परमिटिविटी होती है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है कि किस मीडियम में आपने सिस्टम को रखा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, सॉरी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, v क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये हमें एक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया कि ये चार्ज इस पॉइंट पे कितनी फील्ड जनरेट करेगा। ये इसका वेक्टर फॉर्मूला हो गया भाई, ये वेक्टर फॉर्मूला हो गया। आप मैग्नीट्यूड की टर्म्स में देखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी आर साइन थीटा, क्यू वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। या हम और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहां पे थीटा क्या है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल है हमारा। ठीक है, थीटा वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है, इसमें आप स्पेशल केस देखो, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, मतलब ये पॉइंट इसकी वेलोसिटी के अलोंग ही लाई कर रहा है। यहाँ पे 0 या 180 कुछ भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट इसके पाथ पे लाई कर रहा है, चार्ज के पाथ पे लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बेटा, 0 आएगी मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज जिस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, उस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज की वजह से 0 होगी। ठीक है ना, जिस लाइन पे मूव कर रहा है उस लाइन पे फील्ड 0 होगी। और फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी, जब थीटा मैक्सिमम होगा बेटा। और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अपनी, केस 2, जब हम बात करें थीटा 90 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि साइन मैक्सिमम कहां पे होता है, 90 पे। तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी बाय आर स्क्वायर, इंटू क्यू वी बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर सबको बेटा, सबको समझ आ गया है बात, पॉइंट क्लियर है सबको। मैग्नेटिक फील्ड का मेन फॉर्मूला हमारा ये है, चार्ज पार्टिकल की वजह से। अभी हम करंट की वजह से नहीं देख रहे, अभी मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल एक चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज मूव कर रहा है किसी लाइन में,
उसकी वजह से फील्ड क्या होगी, तो उसकी वजह से फील्ड होगी ये, और इस फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो हम राइट हैंड थंब रूल से ही बताते हैं बेटा, या V क्रॉस R से भी बता सकते हैं। V क्रॉस R से भी आप इस फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है, या अदरवाइज सीधा हमारा राइट हैंड थंब रूल भाई, ठीक है। V क्रॉस R मतलब भाई V की तरफ फिंगर्स, R की तरफ घुमा दो, V क्रॉस R, तो थंब की तरफ किस तरफ है, नीचे, तो इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट पे फील्ड होगी, ठीक है ना। तो डायरेक्शन हम बताएंगे V क्रॉस R से, या फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से भी बता सकते हैं, राइट हैंड रूल थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मतलब आप चार्ज की डायरेक्शन में थंब पॉइंट करो अपना, चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है उस तरफ फिंगर्स। जैसे चार्ज ऊपर मूव कर रहा है तो थंब ऊपर, ये पॉइंट इस तरफ है तो इस तरफ फिंगर्स, तो मेरी हथेली किस तरफ है भाई, हथेली नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। क्लियर सबको ये पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज कितनी फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। इसका हम बहुत डेप्थ में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मूविंग चार्ज का पोर्शन हमारे इतना है नहीं, इसमें से अपने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अपना जो मोस्ट प्रोबेबल जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो हमें क्या बताता है, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया, ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उस वायर की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। ये मतलब फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, पर इसमें से ना कभी क्वेश्चन आया नहीं इस वाले टॉपिक में से, मूविंग चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बाकी कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कब दिमाग खुल जाए एग्जामिनर का। नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, या इसको और क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, पता होगा बेटा सबको, सबने पढ़ा हुआ है ना बायोट-सैवर्ट्स लॉ के बारे में, कि भाई कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट मान लो, ये एक एलिमेंट है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है भाई, आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमें कंप्लीट वायर की वजह से नहीं बताता, कंप्लीट वायर का हम खुद निकालते हैं। बायोट-सैवर्ट्स लॉ करंट कैरिंग एलिमेंट, एक छोटा एलिमेंट, एक छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर करो इस वायर पे, भाई एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ है dl, इस छोटा एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ है dl, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, आपको इसकी लेंथ तो पता नहीं, इस छोटे एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे आपने फील्ड निकालनी है, ये है बेटा वो पॉइंट P, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, इसका पोजीशन वेक्टर यहां से हम ड्रॉ कर देते हैं R इसका पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारा एंगल हो गया भाई थीटा, ये अपना एंगल हो गया थीटा, ठीक है ना, जो किस किस के बीच में है, R और dl के बीच में, ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस r, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r क्यूब, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब, एक करंट कैरिंग, छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड ये है, ठीक है, dl क्रॉस r,
डीएल क्या होता है? लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लोगे? डीएल वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन करंट की होगी। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन जो आप लेंथ वेक्टर मान रहे हो ना, उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही होगी। यानी कि डीएल की डायरेक्शन किस तरफ है बेटा? अपवर्ड है डीएल वेक्टर की। आर वेक्टर ये रहा, तो ये क्या आ गया अपना? थीटा। ये आ गया थीटा। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहते हैं तो म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? ये डिस्टेंस, आर ये डिस्टेंस है, थीटा एंगल है बेटा, ये वाला अपना एंगल है जो पोजीशन वेक्टर इसके साथ बना रहा है, ठीक है ना। और डीएल जो हमने लेंथ वेक्टर माना है छोटा, उसकी लेंथ, बाकी सब आपको पता ही है, म्यू नॉट आई, ये सब हमें पता ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला और इन्फिनिटली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। एक छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिख देते हैं हम इसको, छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी, छोटी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, 4 पाई भी आएगा बिल्कुल, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूला की वजह से अब हम आगे बढ़ेंगे। हर जगह आप जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ना, आप सब सारे फॉर्मूला इसी से डिराइव होते हैं, ठीक है। ये एक छोटे टुकड़े की वजह से है बेटा। अगर मेरे को कंप्लीट वायर की वजह से चाहिए, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इस फील्ड को इंटीग्रेट कर दो, इसको आप इंटीग्रेट कर दो इस वाली फील्ड को, तो आपको कंप्लीट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक है। छोटा टुकड़ा मान लो, जब भी कंफ्यूज हो जाओ एक छोटा टुकड़ा मान लो, उसकी वजह से फील्ड लिख दो, उसको इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट लेंथ के लिए, तो आपको कंप्लीट लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। डायरेक्शन बेटा वही, डीएल क्रॉस आर हमें डायरेक्शन बताएगा, डीएल क्रॉस आर। लेंथ वेक्टर बेटा इस तरफ, डीएल ऊपर, आर इस तरफ, तो इसकी तरफ घुमा दो फिंगर्स, तो थंब डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड। या फिर राइट हैंड रूल से भी बता सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल या थंब रूल बोल देते हैं इसको, पाम रूल, हथेली, पाम मतलब हथेली, है ना भाई। डायरेक्शन ऑफ करंट में अपना थंब, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो इसकी तरफ फिंगर्स, तो हमारी हथेली क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन के लिए बेटा आप लिख लें स्पेसिफाई करके, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जब हम मेंशन करेंगे तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। लिखे, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, direction can be given by using right hand palm rule, using right hand palm rule। हाँ जी बिल्कुल बेटा, ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है जो आपने कहा है, ठीक है। देसी रूल याद करना है, सीधा राइट हैंड पाम रूल, थैली रूल। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, और राइट हैंड पाम रूल को एक्सप्लेन कर लो थोड़ा, लिख लो अपना, ये अपना पर्सनल रूल। If thumb gives direction of current, if thumb gives direction of current, if thumb gives direction of current, and fingers point towards, and fingers point towards the point at which field is to be calculated, and fingers point towards the point at which field is to be calculated, then palm will give
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पाम, हमारी हथेली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। ठीक है, और अब हम इसका यूज करके बेटा बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे कि करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड क्या होगी, सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल को, इफ thumb gives direction of current, if thumb gives direction of current and fingers point towards the point at which magnetic field is to be calculated, at which magnetic field is to be calculated, then palm will give direction of magnetic field, then palm will give डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है बेटा, हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन, सबसे पहला magnetic field due to a current carrying straight wire of finite length, जिसकी लेंथ कुछ फाइनाइट है, लेंथ जिसकी हमें पता है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। एक वायर मानिए बेटा जिसकी लेंथ फाइनाइट हो, और मान लो ये वायर करंट कैरी कर रही है आई करंट कैरी कर रही है ये वायर। आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अपनी। ठीक है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो क्या करो, इस पॉइंट को दोनों एंड से ज्वाइन कर दो। जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है ना, उस पॉइंट को वायर के दोनों एंड्स के साथ में ज्वाइन कर दो, और इस पॉइंट को इधर वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से वायर पे एक परपेंडिकुलर डाल दो। इस परपेंडिकुलर को बोल दो आप आर बोल दो, इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं आर। वायर पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है, क्योंकि हम डिस्टेंस जो लेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे बेटा। ठीक है, आर, तो ये एंगल होगा बेटा कुछ ना कुछ, मान लो θ1, ये होगा एंगल हमारा θ2। इसका डेरिवेशन में नहीं करवा रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। तो उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बेटा μ0I अपॉन 4πr इंटू cos ऑफ θ1 प्लस cos ऑफ θ2, cos ऑफ θ1 प्लस cos ऑफ θ2। बायोट-सैवर्ट लॉ का ही यूज करके उसको इंटीग्रेट करके हमें ये रिजल्ट मिलता है। वो एक छोटा लेंथ एलिमेंट मानते हैं, उसकी वजह से फील्ड निकाली यहाँ पे, उसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट ये मिलता है। एक फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। डायरेक्शन वही राइट हैंड पाम रूल, भाई करंट ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे फील्ड डाउनवर्ड होगी, अगर करंट नीचे आ रहा है तो इस पॉइंट पे फील्ड अपवर्ड हो जाएगी। अगर करंट नीचे आया तो यहाँ पे फील्ड अपवर्ड, इस रीजन में डाउनवर्ड, इधर जा रहा है तो इस रीजन में डाउनवर्ड, इस रीजन में देखो बेटा, इस रीजन में क्या आएगी अपवर्ड, इधर अपवर्ड इधर डाउनवर्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन का खेल समझना जरूरी है, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड जब भी लिखेंगे ना, क्वेश्चन जितनी बार आते हैं ना, हरदम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछा जाता है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी होती है। मैग्नीट्यूड तो हम यहां से निकाल लेंगे, डायरेक्शन अपना गिरा राइट हैंड पाम रूल अपना देसी। ठीक है, इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। केस वन, अगर वायर इनफाइनाइट है,
वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, यानी कि वायर के दोनों ही एंड्स के बारे में हमें नहीं पता, बहुत 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 ही ज्यादा लंबी वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो देखो बेटा, ये जो एंगल है θ1 और θ2 दोनों लगभग लगभग क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि बहुत बहुत लंबी है। तो यानी कि ये डिस्टेंस तो इसके कंपैरिजन में इग्नोरेबल है, तो ये लाइन लगभग लगभग इसके पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लगभग लगभग, ये और ये लगभग, ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट नहीं कह रहा मैं, अप्रोक्सीमेशन हम क्या कह सकते हैं कि θ1 और θ2 दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। θ1 और θ2 दोनों ही जीरो, तो θ1 और θ2 जीरो हो गए। कोस जीरो क्या होता है, 1, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। ठीक, डायरेक्शन वही, केस 2 सेमीफाइनाइट वायर, सेमीफाइनाइट, सेमीफाइनाइट का मतलब एक एंड तो डिफाइंड है, दूसरा एंड इनफाइनाइट है। एक एंड का तो हमें पता है कि यहां पे है, दूसरा एंड इनफाइनाइट है। तो बेटा एक एंगल, इनफाइनाइट वाला एंगल तो क्या हो गया, जीरो, ये एंगल हमें पता होगा, तो उस केस में फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। जो एंड फाइनाइट है उसके एंगल की वैल्यू आप यहां पे रखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा, सेमीफाइनाइट के लिए। डायरेक्शन वही बेटा अपना राइट हैंड पाम रूल, डायरेक्शन का रूल हरदम राइट हैंड पाम रूल ही होगा अपना। ठीक है, नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर लिखे बेटा, हेडिंग डालें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। एक करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, देखिए बिना क्वेश्चंस के तो पल्ले नहीं पड़ेगा ना। ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, एक आर्क है, करंट कैरिंग आर्क है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। जैसे मान लो बेटा ये हमारी करंट, ज्यादा होगी, ये करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है। सर्कुलर आर्क का मतलब ये किसी सर्कल का हिस्सा है, भाई ये सर्कल था, इस सर्कल में से एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, तो ये सर्कुलर आर्क कहलाएगी। ठीक है, सर्कुलर आर्क का मतलब ये है। सर्कुलर आर्क बेटा इसका सेंटर भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये किसी ना किसी सर्कल का सेंटर रही, किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा है, तो उस सर्कल का एक सेंटर भी होगा। मान लो ये इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, आई करंट कैरी कर रही है, और ये जिस सर्कल का हिस्सा थी उस सर्कल का रेडियस था आर, और ये यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा। आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, और थीटा रेडियंस में होना चाहिए, डिग्रीज में ना ले लेना। थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। मुद्दा है डायरेक्शन, मुद्दा है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भैया राइट हैंड थंब रूल अपना कभी फेल नहीं होता, इतना घस दो इस राइट हैंड थंब रूल को, जहां चाहे अप्लाई कर लो। देखो दो तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं यहाँ पे, जो समझ आए उससे मान लेना। पहला बेटा
अपना देसी राइट हैंड थंब रूल, जो पाम रूल जो यूज कर रहे थे कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताएगा, थंब। तो इसके लिए देखो टॉप पे है बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा थंब इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट क्योंकि करंट इधर कैरी कर रहा है ना, तो इधर हो गया थंब, डायरेक्शन ऑफ करंट। इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो इसकी तरफ फिंगर्स, ये पॉइंट नीचे है तो पाम किस तरफ है, अंदर, तो डायरेक्शन किस तरफ आएगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की अंदर। दूसरा, आप राइट हैंड रूल को उल्टा भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। भाई देखो फिंगर्स को बना लो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तुम्हारे लिए खुद के लिए है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ये बुक्स वगैरह में मेंशन नहीं होता, ये कोई सोफिस्टिकेटेड रूल नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना, कोई अप्रूव्ड रूल नहीं है, ये याद रखने का तरीका है। भाई करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमा दो, करंट किस तरफ है बेटा, इस तरफ करंट है तो इस तरफ फिंगर्स, तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, करंट की तरफ फिंगर्स घुमाओ तो थंब अंदर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। दोनों में से जो बेटर लगे वो इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। इसके भी सब केसेस हम देखें। ऑडिबल नहीं है बेटा, बाकी लोगों को सुन पा रहे हैं, सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है क्या ऑडियो की, थोड़ी थोड़ी, मैं धीरे बोल रहा हूं आज, हाँ थोड़ा फास्ट बोल लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा तेज तेज, अब आ रही है, क्लियर है। सब केसेस देखे बेटा, फर्स्ट केस इसका देखूं मैं, अगर मेरी ये आर्क सेमी सर्कुलर होती, सेमी सर्कुलर अगर मेरी आर्क होती है, तो सेमी सर्कुलर, भाई ये सेमी सर्कुलर आर्क, और ये सेंटर पे एंगल कितना बनाती, पाई एंगल बनाती बेटा सेंटर पे, रेडियस मान लो आर होता इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, म्यू नॉट आई, थीटा को आप क्या लिखोगे बेटा, थीटा को हम पाई लिखेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4r, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, ये सिर्फ सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, ठीक है। हाँ अगर सर्कुलर लूप हो तो सेकंड केस हम देखें इसमें, केस 2, अगर सर्कुलर लूप हो, सर्कुलर लूप, कंप्लीट सर्कुलर लूप हो, एक कंप्लीट सर्कुलर लूप है, तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा बेटा, 2 पाई एंगल बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि थीटा हमारा क्या होगा 2 पाई इस केस में, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये दोनों, रिंग का, सर्कुलर रिंग का और सेमी सर्कुलर रिंग का, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़े से भूल गए होंगे क्योंकि काफी सालों पहले पढ़ी थी ना, या काफी दिनों पहले पढ़ी थी, दिन भी सालों जैसे ही निकल रहे हैं आजकल। आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिंग में देखी थी कि एक रिंग जिसपे चार्ज है, एक सर्कुलर रिंग जिसपे चार्ज है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 0। बिल्कुल भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखें, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, ठीक है। क्लियर, फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो, और अब करते हैं हम सवाल, क्वेश्चंस करते हैं हम इसके, ठीक है। तो जो अब तक 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हमने, बाकी भी है इसके एप्लीकेशंस, और वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन में ज्यादा थ्योरी पढ़ने से ना फिर बोरियत आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, मैं खुद ही थकने लग गया थ्योरी पढ़ा पढ़ा के इतनी।
तुम भी बोर हो रहे हो? नींद आने लग गई क्या? अभी राम राम भाई, राम राम कितनी बार राम राम करेगा? एक दिन तो भगवान राम भी कर सकेंगे भाई, बस बहुत हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक करंट कैरिंग वायर है फाइनाइट लेंथ की, यहां पे कोई पॉइंट है P, ये डिस्टेंस दी हुई है A, ये डिस्टेंस है जी A, और एंगल दिए हुए हैं, ये वाला एंगल है भाई 60 डिग्री, इधर ये वाला एंगल भी है 60 डिग्री, ठीक है। करंट कैरी कर रही है I, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बताओ इस करंट कैरिंग वायर की वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब बता दो, नींद खुल जाएगी, ये सवाल करो। फॉर्मूला अवेलेबल है, और देखो फॉर्मूला हमने लिखा था म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्मॉल r cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा 2, cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा 2। कई बार मजे लेने के लिए, जो हम देते नहीं है, हमने मजे नहीं देने, आपको ये एंगल बता दिया जाएगा, और हमने तो ये एंगल पढ़ा था भाई, हमने तो एंगल पढ़ा था ये, लेकिन ये वाली ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट या एंगल है ट्राइंगल है। अगर ये एंगल नहीं पता, ये पता है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये एंगल 90, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये मान लो थीटा है, तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो आपको ये एंगल दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू कोस ऑफ 90 माइनस, अब की बार अगर ये एंगल दे दिया, मान लो एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं हम भाई, इस एंगल को आप φ1 मान लो, इसको मान लो φ2, तो इस केस में हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस φ1 प्लस कोस ऑफ 90 माइनस φ2, 90 माइनस φ2। तो एक और फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन φ1 प्लस साइन φ2, क्योंकि कई बुक्स में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और फिर बच्चे पूछेंगे कि सर आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं। पढ़ाया था मैंने, एक ही बात है, अगर ये वाले एंगल्स गिवन है तो साइन की टर्म में यूज कर लो, ये गिवन है तो कोस की टर्म्स में यूज कर लो इसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी भाई साहब, निकालो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी अब, 30 कहां से आ जाएगी, कुछ वैल्यू तो पता ही नहीं है। म्यू नॉट I A के टर्म्स में बताओ मैग्नेटिक फील्ड, या लिखने में आलस आ रहा है। करंट की वैल्यू दी हुई ना I, करंट की वैल्यू I ही है, I के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। चलो जी, मिटाओ सारा, फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन के टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई कर लो भाई, है ना। क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, करंट I है 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा A, ये वाले एंगल दिए तो साइन की टर्म में यूज कर लो, साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 प्लस साइन 30, तो ये आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A √3/2 प्लस 1/2, 1/2 कॉमन ले लें, तो म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई A √3 प्लस 1, ये था मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन लिखनी है
डायरेक्शन अगर लिखनी है, वेक्टर अगर पूछा जाए तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? आप अपने कोऑर्डिनेट्स मान लो, यहाँ पे ओरिजिन मान लो एक्स वाई और बाहर की तरफ अपना जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? अंदर की तरफ। और अंदर क्या है अपना? माइनस ठीक है, माइनस ठीक है। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, माइनस ठीक है, ठीक है ना? क्योंकि हम 3D में अंदर वाले डायरेक्शन को माइनस के लिखते हैं, बाहर वाले को प्लस के लिखते हैं। ठीक है बेटा? डायरेक्शन एक्सप्लेन करूं बेटा? करंट ऊपर इस पॉइंट पे निकालना है तो फिंगर्स इधर करो, फिंगर्स इधर। तो पाम क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पाम अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। इस पॉइंट पे आप अपना ओरिजिन ड्रा करो जरा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरफ x, इस तरफ y। तो अंदर की तरफ बेटा माइनस जेड होता है, क्योंकि बाहर की तरफ z, तो अंदर की तरफ माइनस जेड। और माइनस जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है? माइनस ठीक है, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल, अगला सवाल 5 रुपए के लिए। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, 2 सवाल लिखता हूं। पहले सवाल नंबर 2 इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेमी फाइनाइट वायर है, सेमी फाइनाइट वायर है, नहीं फाइनाइट वायर है, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ है, बिल्कुल फाइनाइट लेंथ की वायर है बेटा, ठीक है। और ये करंट कैरी कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है। यहाँ पे है कोई पॉइंट P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। एंगल्स हमें बताए हुए हैं कि भाई ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल है ये है अपना 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। करंट की वैल्यू I है, और ये डिस्टेंस बताई हुई बेटा, ये वाली डिस्टेंस है A, ये वाली, ये डिस्टेंस है A। वायर फाइनाइट लेंथ की है बेटा, फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, फाइनाइट लेंथ की वायर है। आई करंट कैरी कर रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, एंगल बताया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री। बताओ इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सोल्व करो। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। करना कैसे बेटा? ऐसे, ऐसे। इतने देर से क्वेश्चन करना ही तो सिखा रहा था, और क्या सिखा रहा था भाई? हाँ? देखो इस वाले क्वेश्चन में आओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। लेकिन ये जो डिस्टेंस लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। पहला पॉइंट, कोस ऑफ थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा 2, ठीक है। एंगल ध्यान दे बेटा, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए होता है, ना कि ये एंगल नहीं चाहिए हमें, हमें ये चाहिए। तो ये कितना बच गया? 135 डिग्री। ये हमें पता ही है, दोनों एंगल पता चल गए, ठीक है।
अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए भाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, इस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, ठीक है। ज्योमेट्री लगाएंगे बेटा, ये वाली डिस्टेंस ए है, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, a बाय रूट टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बच गई, a बाय रूट टू। तो लगाओ फॉर्मूला भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a बाय रूट टू। तो रूट टू पर कोस ऑफ 135 डिग्री प्लस कोस ऑफ 30 डिग्री। कोस 135 कितना होता है, -1 बाई रूट टू। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू माइनस वाला, तो इसको पहले लिख दें कोस 30 रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाय रूट टू। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्शन भी साथ में लिखनी है बेटा, तो डायरेक्शन देख लो, वही माइनस के कैप, माइनस के कैप वेक्टर फॉर्म में लिख लो, माइनस के कैप आ जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, समझ आ गया सबको? किसी को डाउट? वायर फाइनाइट लेंथ की थी, वायर सिर्फ यहां से यहां तक थी भाई, वायर यहां से यहां तक थी, पॉइंट यहां पे लाई कर रहा था। ठीक है, एंगल हमें ये वाले एंगल लेने होते हैं, 45 नहीं लेना। ठीक है, 45 सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करेंगे। अगला सवाल करो। ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, इधर इसके साथ में एक स्ट्रेट वायर कनेक्टेड है सेमी फाइनाइट लेंथ की, और एक स्ट्रेट वायर इधर कनेक्टेड है, ये भी सेमी फाइनाइट लेंथ की। तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो P पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगी। फाइंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P। डायरेक्शन का क्या रूल होता है समझ आएगा। ठीक है, मैं करवा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस का झंझट है। एक बार समझ जाओगे फिर अगली बार से डायरेक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड के सवालों में डायरेक्शन का सारा खेल होता है, डायरेक्शन गलत तो कर दोगे सवाल गलत। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट बेटा, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि चार्ज जिस लाइन पे मूव कर रहा है उस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। सेम करंट के लिए भी वैलिड है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे, इस वायर की वजह से अकेले इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। क्या करो, सिस्टम को ना ब्रेक कर लो, यहां से यहां तक इस वायर को मान लो सिस्टम 1, इस सेमी सर्कुलर रिंग को सिस्टम 2, और इस रिंग को, इस वायर को सिस्टम 3। ठीक है, 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, पता चल गया भाई 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोल नहीं है। इस वायर की वजह से देखो बेटा, अकेले इस वायर को देखो, आप इसको भूल जाओ, सर्कुलर रिंग को थोड़ी देर भूल जाओ। ये एक सेमी फाइनाइट वायर है, ठीक है। इस पॉइंट के साथ देखो इस वायर के एंगल्स, ये वाला एंगल बेटा 90 डिग्री, दूसरा एंगल तो जीरो होता ही है क्योंकि दूसरा एंड तो इनफाइनाइट है ना, तो वो एंगल जीरो। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 लिखूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी यहां से बेटा इसके रेडियस के इक्वल होगी, जो रिंग का रेडियस है उसके इक्वल होगी, है ना, क्योंकि ये सेंटर है तो रेडियस के इक्वल। तो आर कोस ऑफ थीटा 1 कोस 90 प्लस कोस 0 1, तो कितना बच गया बेटा, B1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। लेकिन डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको दो एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालनी है। तो फील्ड को जोड़ोगे या घटाओगे, वेक्टर है भाई, एक पॉइंट पे दो फील्ड है, जोड़ोगे या घटाओगे, उसके लिए डायरेक्शन जरूरी है भाई। डायरेक्शन करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, यानी कि माइनस के कैप, माइनस के कैप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 पे आ जाओ बेटा। इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या होता है बेटा सेमी सर्कुलर रिंग का,
म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सेमी सर्कुलर रिंग का तो सीधा फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन, भाई करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ तो इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ होगी, अंदर, यानी कि माइनस ई कैप। ठीक है, 3 की वजह से फील्ड ऑलरेडी 0 है। टोटल फील्ड निकालोगे बेटा, दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, दोनों फील्ड से सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड यहां पे क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और डायरेक्शन नेट फील्ड की माइनस के कैप इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, और नेट फील्ड को आप और क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 बाय पाई माइनस के कैप डायरेक्शन, ये नेट फील्ड आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया सबको? हाँ जी, किसी को डाउट कुछ पूछना है इसमें? नीट वालों के आते हैं इसमें सवाल, जेई में तो रेयरली कभी आ जाए तो आ जाए, तो जेई वाले इतना ज्यादा आसान नहीं पूछते, नीट वाले इसमें से पूछ लेते हैं कई बार इस तरह के सवाल, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाकी जो बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह वाले भी जो बच्चे हैं, एनडी वाले हैं, उनके लिए भी ये सवाल सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो आज की कक्षा में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, और शाम को डाउट सेशन में भी मिलेंगे। ठीक है, शाम को डाउट सेशन में मिलते हैं, ढेर सारे डाउट इकट्ठे हो रखे हैं आप लोगों के, तो आज शाम को हम सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, 3 असाइनमेंट आप लोगों को मिल चुकी थी ना, केवीएल, केसीएल और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की। ओके बेटा, ट्राई करेंगे हम, जैसा भी कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों को। बताइए भाई टाइमिंग क्या रखनी है, 3 या 4, जैसा आप लोग कहेंगे, जिस टाइमिंग में आप कंफर्टेबल हैं। 4 हाँ मुझे पता है 3 बजे सो जाते हो सारे। ठीक है, चलो 4 बजे मिलते हैं, और सभी बच्चे डाउट सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि मैं सेपरेटली क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा फिर किसी को, बाद में कोई मेरे को डाउट्स भेजिएगा, मैं डाउट्स नहीं बताऊंगा। फिर डाउट सेशन इसीलिए होता है, सभी बच्चे डाउट्स बताएं अपने, सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एक सेशन नहीं होगा, 2 रख लिए जाएंगे, और डाउट सभी के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो बाय सभी को, मिलते हैं फिर शाम को चाय पानी पे, चाय पे चर्चा करेंगे शाम को। आज गर्मियों का टाइम है, वैसे शिकंजी पे चर्चा करेंगे, चाय शिकंजी पे चर्चा। ठीक है, चलो बाय सभी को।